काया, तुम्हें पता है कल ऑफिस में नए बॉस आ रही हैं। ये बात तुम मुझे सुबह से 4 बार बता चुकी हो पायल। फिर भी तुमने एक बार भी मेरी बात पर कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। कल उनका ऑफिस में पहला दिन है। जरा ढंग से बन सवर कर आना। पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन होता है। उसकी बात सुनकर काया चुप रही। उसे पता था कि वो पलटकर कुछ नहीं बोलेगी। फिर भी अपनी बात कहकर पायल ने अपना मन हल्का कर लिया। तुम इतनी सुंदर हो, अपने आप को संवार कर क्यों नहीं रखती हो? तुम सब जानती हो, फिर भी ऐसी बात पूछ रही हो। समय के साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जाता काया। जो पीछे रह जाते हैं उन्हें तो दुनिया से कदम मिलाकर चलने के लिए अपने आप को बदलना ही पड़ता है। बस अब चुप हो जा, ज़्यादा उपदेश मत दो। काया बोली तो वे दोनों मुस्कुरा उठी। पायल और काया में आपसी समझ बहुत अच्छी थी। पायल अपने आप को जमाने के अनुसार अपडेट रखती थी। काया को इससे कोई मतलब नहीं था। पिछले 5 साल से वो इस ऑफिस में काम कर रही थी, लेकिन आज भी यहाँ के माहौल में अपने को ढाल नहीं सकी। उसे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं था। ऑफिस वाले भी उसके व्यवहार को लेकर टीका टिप्पणी करते रहते। वो पलटकर कभी जवाब नहीं देती थी। शाम को ऑफिस खत्म होने के बाद वो घर आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके रहन सहन के तरीके से नए बॉस के आने का क्या लेना देना है। वो जैसी है ठीक है, अपना काम तो बड़ी लगन से करती है। और सच पूछा जाए तो वो श्रृंगार करे भी तो किसके लिए? उसके पति आकाश को गए हुए पूरे 6 साल हो गए थे। उनके जाते ही उसकी जिंदगी एकदम से बेरंग हो गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आकाश उसे इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। कितना प्यार करते थे वो उससे। उसकी हालत देखकर उस वक्त पायल ने ही उसे सुझाव दिया था, काया तुम ऑफिस में नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दे दो। हो सकता है बॉस तुम पर रहम कर आकाश की जगह नौकरी पे रख ले। कब तक उसकी याद में ऐसे ही आंखें भिगोती रहोगी? उसकी बात काया को ठीक लगी थी और उसने नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया। आकाश एक बहुत ही कर्मठ और ईमानदार इंसान थे। उसके पति की सब इज्जत करते थे। उसकी वफादारी को देखते हुए बॉस ने काया को नौकरी दे दी। वो अपने काम से काम रखती, बाकी ऑफिस में क्या हो रहा है ये सारी खबरें पायल उसे लाकर देती थी। उसका बेटा अतुल 15 वर्ष का हो गया था। आकाश अपने पीछे इतना पैसा छोड़ गए थे कि बेटे की परवरिश ठीक से हो सके। उसके सपने को पूरा करने के लिए उसने बेटे को एक अच्छे हॉस्टल में भेज दिया था। आकाश के जाने के इतने बरस के बाद आज उसने अपने आप को दर्पण में बड़े गौर से देखा था। चेहरे पर थोड़ी प्रौढ़ता आ गई थी और बालों में भी हल्की सी सफेदी, जिसे उसने ढकने का प्रयास कभी नहीं किया। पायल के इतना कहने पर उसने आकाश की पसंद की गुलाबी साड़ी बरसों बाद पहनी थी। बालों पर मेहंदी लगाकर उन्हें करीने से बांध लिया था और चेहरे पर हल्का मेकअप करके ऑफिस आ गई थी। उस पर नजर पड़ते ही पायल बोली, आज बहुत सुंदर लग रही हो काया। काया ने उसकी बात सुनकर कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुरा दिया। आज सभी कर्मचारी वक्त से पहले ऑफिस पहुंच गए थे। ठीक 10 बजे बॉस ऑफिस में आए। पायल ने आते ही उन्हें फूलों का बुके थमा दिया। सबसे पीछे काया खड़ी थी। पायल ने उसका परिचय कराया तो बदले में एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने हाथ जोड़ दिए। उसके चेहरे पे नजर पड़ते ही बॉस विनय चौंक गए और बोले, आप यहाँ? काया ने दिमाग पे जोर डाला तो उसे लगा कि शायद उसने उन्हें पहले कभी देखा है। काया से कोई उत्तर ना पाकर विनय अपने केबिन की ओर बढ़ गए। औपचारिकताएं समाप्त होने के बाद उन्होंने चपरासी को भेजकर काया को अपने रूम में बुला लिया। मैं आई कम इन कहकर वो कमरे में आ गई। आपको यहाँ देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है मिसेज आकाश। आपको याद है मैं भी उसी कॉलोनी में रहता था जिसमें आप रहते थे। आपके ठीक सामने वाला मेरा घर था। काया ने दिमाग पे जोर डाला तो उसे याद आ गया। तब मैं आपका नाम तक नहीं जानती थी। मैं और आकाश इसी ऑफिस में काम करते थे। आकाश ने कभी आपसे परिचय नहीं कराया। आपको यहाँ देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। 6 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में आकाश हमें छोड़कर चले गए। ऑफिस वालों के अनुरोध पर मुझे यहाँ नौकरी मिल गई। आपको बॉस की कुर्सी पर देखकर अच्छा लगा। इसका मतलब अब आप अकेली रहती हैं। परिस्थितियों के आगे किसका बस चला है? मैं जा सकती हूँ सर? काया ने पूछा तो विनय ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। वो उसे देखते ही भूल गए थे आज उनका ऑफिस में पहला दिन है और उन्हें कुछ ज़रूरी मीटिंग लेनी है। काया अपने केबिन में आ गई। पायल ने पूछा, तुम इन्हें जानती हो?
वर्षों पहले ये हमारे फ्लैट के ठीक सामने रहते थे। ये तो तुम्हारे लिए बहुत खुशखबरी है, पायल बोली। तो काया ने पलटकर कोई उत्तर नहीं दिया। पूरा दिन नए बॉस के आने की गहमा गहमी में निकल ही गया। शाम को घर आकर काया विनय के बारे में याद करने लगी। तब कितने दुबले पतले और शर्मीले हुआ करते थे विनय। शायद उसे वो अच्छी लगती थी, इसलिए जब भी मौका मिलता बालकनी में खड़े होकर उन्हीं के घर की तरफ देखा करते। कभी काया से उसकी नज़र टकरा जाती तो वो अपनी नज़रें झुकाकर झट से कमरे में घुस जाती। मीटिंग निपटाने के बाद विनय घर आए। उनके सामने जवान काया का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। कितनी सुंदर और मासूम थी काया। उसे भी काया जैसी पत्नी की चाह थी। उसने आकाश से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश भी की थी, लेकिन आकाश ने उसमें कोई रुचि नहीं ली। काया की सुंदरता ने उस पर ऐसा जादू किया था कि वो आकाश के ऑफिस जाते समय सारे काम छोड़कर उसकी एक झलक देखने बालकनी में आ जाता। काया इस बात से अनजान ना थी। पड़ोस में रहते, राह चलते कभी काया से उसकी आंखें चार हो जाती तो काया हल्की सी मुस्कान देकर आगे बढ़ जाती। काया ने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद विनय जयपुर चले गए। काम के प्रति समर्पण की बदौलत वे लगातार तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। कुछ समय के बाद साथ काम करने वाली निशि से उनकी अच्छी पहचान हो गई। पहचान प्यार में बदली और फिर वो हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। विनय अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थे। पति पत्नी नौकरी करते हुए अपनी जिंदगी बड़ी सुकून से गुजार रहे थे। आज अचानक ऑफिस में काया को देखकर विनय पुरानी यादों में खो गए और उनके सामने मासूम दुबली पतली सुंदर सी काया का चेहरा साकार हो गया। उसके बर्ताव से उसे ज़्यादा अंतर महसूस नहीं हुआ। नौकरी करने से उसके व्यवहार में खुलापन आ जाता तो वो भी उससे ज़रूर कुछ पूछती, पुराने परिचय पर खुशी का इजहार करती, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा और ना ही अपनी पहचान को आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक हफ्ते में सब कुछ सामान्य हो गया था। आते जाते जब भी उनकी नज़रें टकरा जाती तो काया बड़ी शालीनता से कुर्सी से खड़े होकर हाथ जोड़ देती। विनय कभी कभी काया को अपने कमरे में बुला लेते। एक दिन मौका पाकर वे बोले, तुम यहाँ अकेली रहती हो, डर नहीं लगता? अब तो आदत हो गई है, शुरू में अजीब सा लगता था। वक्त सब कुछ सिखा देता है। मैंने भी वक्त के साथ समझौता कर लिया है। अपनी ओर से तुम कुछ नहीं कहोगी? विनय ने पूछा तो काया अचकचा सी गई। आपका परिवार तो यहीं रहता होगा। मेरी पत्नी निशि इसी ऑफिस के रिंग रोड ब्रांच में जॉब करती है। मेरे 2 बच्चे हैं जो शहर के नामी स्कूल में पढ़ते हैं। कभी मौका लगे तो मैडम से ज़रूर मिला दीजिएगा। इससे आगे काया ने कुछ भी पूछना ठीक नहीं समझा और चुपचाप आकर काम में व्यस्त हो गई। पायल ने उसको छेड़ने के लिए पूछा, यार तुझे बॉस अक्सर अपने केबिन में बुला लेते हैं, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे अनावश्यक बुलाए। तुम कितनी बेवकूफ़ हो। लोग तो ऐसे संबंधों के लिए तरसते हैं और तुम इसे नकार रही हो। मुझे किसी से बेवजह मिलना जुलना जरा भी अच्छा नहीं लगता। मुझे अपना काम ज़्यादा पसंद है, काया बोली और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। बॉस को जब भी मौका मिलता तो वो किसी न किसी बहाने से काया को अपने केबिन में बुला लेते। थोड़ी देर ऑफिस की बात करने के बाद वो उसकी व्यक्तिगत जिंदगी में झांकने की कोशिश करने लगते। काया की उदासीनता को विनय पचा नहीं पा रहे थे। वो चाहते कि काया उससे खूब बातें करे। बरसों पुरानी जो कसक उसके दिल में रह गई थी वो उसे अब पूरा करना चाहते थे। काया इसके लिए उन्हें कोई अवसर नहीं दे रही थी। एक दिन विनय बोले, काया तुम मुझे बहुत पहले से जानती हो। मुझे यहाँ आए काफ़ी अरसा हो गया है। ऑफिस में तो औपचारिक बातें होती हैं। एक दिन मैं तुम्हारे घर आकर तुमसे खुलकर पुरानी बातों को याद करना चाहता हूँ। उनकी बात पर काया बोली, मैं भी आपको और निशि जी को घर पर बुलाने की ही सोच रही थी। तुम तो जानती हो उसे कितना काम रहता है। शाम को बच्चों को भी समय देना होता है। हाँ, मैं ज़रूर तुम्हारे हाथ की 1 कप चाय पीने आना चाहता हूँ। बरसों से मेरे दिल में इसकी तमन्ना थी। जी सर। तो फिर शनिवार का दिन पक्का रहा। मैं शाम को 8 बजे आपसे मिलने आऊँगा। इतना कहकर विनय ने एक मुस्कान बिखेरकर बात खत्म कर दी। काया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो विनय से जितना दूर जाने की कोशिश करती, वो किसी न किसी बहाने उसके नज़दीक आने का प्रयास करती। आज तक उसने किसी सहकर्मी को अपने घर नहीं बुलाया था। उसे किसी पराये मर्द का घर आना ज़रा भी पसंद नहीं था। आज बॉस के आग्रह को वो टाल नहीं सकी। अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान थी। शनिवार का दिन आ गया। शाम को ठीक 8 बजे घर की डोरबेल बजी। काया ने दरवाज़ा खोला
तो ताजी सुर्ख गुलाबों का बुके लिए विनय खड़े थे। काया ने हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। विनय ने काया को बुके थमाते हुए एक हल्की सी मुस्कान उस पर डाली और इत्मीनान से सोफे पर बैठ गए। बहुत दिनों से दिल में तमन्ना थी कि तुमसे मिलकर खुलकर बात करूं। ऑफिस में तो ये सब बातें नहीं हो सकती थी। आपने ठीक कहा सर। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? जो तुम्हें पसंद हो वही ले लूँगा। प्यार भरी नज़र काया पर डालते हुए विनय बोले, मैं अभी लेकर आती हूँ। घर पर कोई मदद करने वाला नहीं है, अकेली रहती हूँ, इसलिए बेवजह किसी का घर आना मुझे पसंद नहीं है। एक काया काम करती है, वो भी अपना काम निपटाकर चली गई। काया बोली तो विनय ने राहत की सांस ली। वो बड़े सहज होकर चाय और काया का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर में पैरों की आहट सुनकर विनय ने पलट कर देखा। सामने चाय की ट्रे लेकर निशी आ रही थी। विनय को तो जैसे सांप सूंघ गया। उन्हें लगा कि किसी ने उनकी चोरी पकड़ ली हो। निशी, तुम यहाँ? हाँ, काया ने बहुत जोर दिया था कि आज शाम में यहाँ आऊँ। मैं उसके आग्रह को टाल नहीं सकी। तुम काया को कब से जानती हो? पिछले कुछ दिनों से। काया ने बताया था कि बरसों पहले आकाश और तुम एक ही ऑफिस में काम करते थे और आज शाम आप यहाँ आने वाले हैं। मुझे पहले बता देती तो हम साथ ही आ जाते। काया ने ऐसा करने से मना किया था। वो आपको सरप्राइज देना चाहती थी। उसने आपसे अनुरोध किया था कि पत्नी को साथ लेकर आइएगा। आपने तो उसे मना कर दिया था। वे तीनों बैठकर बड़ी देर तक बातें करते रहे। काया ने खाना बाहर से ऑर्डर कर दिया था। सबने साथ बैठकर खाना खाया। देर रात गई वो घर लौटे। दूसरे दिन ऑफिस आते ही विनय ने सबसे पहले काया को अपने केबिन में बुलाया। वो सिर झुकाए खड़ी हुई थी। वो जानती थी कि आज उसे बॉस से बहुत खरी खोटी सुनने को मिलेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बोले, सॉरी काया, मुझे माफ़ कर दो। किस बात के लिए? गलती तो मैंने की थी। तुमने कल मुझे फिसलने से बचा लिया। ये बात सच है। शादी से पहले तुम मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं तुम्हें छुप छुप कर देखा करता था। यहाँ आकर जब पता चला कि तुम इसी ऑफिस में काम करती हो तो मेरी वो दबी इच्छा फिर से सिर उठाने लगी थी। मैं तुमसे एकांत में मिलकर बहुत कुछ कहना चाहता था। मेरा अनुमान बिल्कुल सही निकला। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण किसी की गृहस्थी में बेवजह तनाव हो और मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। आज तक मेरे घर में कभी कोई गैर मर्द नहीं आया। आप मेरे बॉस हैं, तभी मैं आपको आने से मना ना कर सकी। आखिर में मुझे ये रास्ता बिल्कुल ठीक लगा। सच में तुम्हारी तरह तुम्हारे विचार भी बहुत ऊंचे हैं। एक अनुरोध है, कहिए। आप इस बात का जिक्र किसी से ना कीजिएगा और इसे यहीं पर ख़त्म कर दीजिएगा। आपके मेरे बीच में एक ही रिश्ता होना चाहिए। आप मेरे बॉस हैं और मैं आपके ऑफिस में एक साधारण सी कर्मचारी। इतना कहकर काया कमरे से बाहर निकल गई। मन का बोझ उतर जाने से उसने राहत की सांस ली। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।